बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तो ये कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर बहुत बड़ी शिकस्त हुई है हुकूमत को और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को भी, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम जो कि साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के बाद चीफ जस्टिस बनी, वो भी डट गई हैं और बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो 6 नाम जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब की जानिब से दिए गए थे और ट्रिब्यूनल उन्हीं जजिस पर मुश्तमिल कायम हुए थे, जस्टिस आलिया नीलम ने इन्हें तब्दील करने से इनकार कर दिया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इन दोनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ और अब ये ट्रिब्यूनल्स बहाल कब होंगे, तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा को तीसरी बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि एडहाक जजिस के तौर पर जो 4 नाम उनकी जानिब से दिए गए थे, इन 4 में से 3 जजिस ने इनकार कर दिया और इनकार के बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, वो भी ख़त्म हो चुका। उसकी भी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इजलास में क्या हुआ। और आखिर में नाजरीन मामला है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मीटिंग हुई कि सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था, इस पर हमने इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, कैसे करना है, फ़ैसले को जांचा गया। तो वो इजलास भी ख़त्म हो गया है और उस इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर हम अमल दरामद करेंगे। इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं जी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब, अब तो साबिक चीफ जस्टिस हो गए हैं, वो डट गए थे और उन्होंने 6 नाम दे दिए थे मज़ीद। और ऑलरेडी जो लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल कायम था 2 जजों पर वो मुश्तमिल था पहले, लेकिन वो फिर कुल मिला के 8 जजिस हो गए, क्योंकि ऐसी बात इतने सारे केसेस थे तो वो 2 जजिस तो नहीं सुन सकते थे। इस मामले पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और कुछ दीगर भी मामला थे कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब उनके ऊपर डटे हुए थे आईन कानून के मुताबिक, लेकिन जो हुकूमत थी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि मरियम नवाज़ जो हैं उनको भी फिर हम बुलाएंगे अगर उन्होंने आईन कानून के मुताबिक हमारा जो फ़ैसला है इसको ना माना। और जो ख़ुसूसी अदालतों में जजिस का एक मामला था उसकी मंजूरी नहीं दी जा रही थी, तो बिल आखिर फिर उसकी जो मंजूरी थी वो दी गई। और इस वजह से दी गई क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब डट गए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत ने चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब से बज़ाहिर मिलकर क्या किया कि चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने हटवाना था, क्योंकि मामलात जो थे वो हुकूमत की मर्ज़ी से नहीं चल रहे थे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल रहे थे। तो इसलिए उनको हटाने का एक तरीका ये था जी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात कर दिया जाए। इसलिए जी सुप्रीम कोर्ट उन्हें लाया गया और फिर उसके बाद असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने जो तीसरे नंबर पर जज थी जस्टिस आलिया नीलम, उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो तैनात किया, उसकी जो मंजूरी थी वो दी। और तो ये की जा रही थी कि शायद चीफ जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो शायद हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक ये जो जजिस लगाए गए हैं ये नहीं लगाए जाएंगे और फिर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ जो मीटिंग होगी इसके मुताबिक फिर जो नाम उधर से दिए जाएंगे रिटायर्ड जजों के, उन जजों को तैनात किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इस सारे मामले में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने बज़ाहिर ऐसी सहूलतकारी फ़राहम की थी कि उन्होंने वो नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया था और कहा था जी कि अब जो नई चीफ जस्टिस हैं वो मुलाकात करें सिकंदर राजा से और फिर मामला तय किया जाए। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और फिर उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और इस मीटिंग में ये साफ कह दिया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा की जानिब से कि वो जो 6 जजिस साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने तैनात किए थे उनको तब्दील नहीं किया जाएगा। और वो डट गई हैं कि उनकी जानिब से भी यही नाम है, क्योंकि कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने जब नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था तो वो बड़े एतमाद तरीके से कहा था कि नए चीफ जस्टिस जो हैं उनके साथ मुशावरत करके कोई हल निकाल लिया जाए। और वैसे तो हतमी जो इख्तियार है वो तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास ही है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और वो बल्कि अपने जजिस के साथ वो डट गई हैं। और यही जो 6 जजिस
तैनात हुए थे वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होंगे और वही केसेस को सुनेंगे और उन्हीं को ही बहाल किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त मैं समझता हूँ कि ताकतवर हलकों के लिए भी है कि जिस तरीके से सारा मंसूबा बनाया गया और मलिक शहजाद अहमद साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया और तो क्या की जा रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा ने अपने जजेस और अपने अदलिया के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया और ताकतवरों को भी ये किस्म का साफ साफ इनकार है कि वो आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह से जज तैनात हुए उसके मुताबिक ही ट्रिब्यूनल्स में वो समातें करेंगे। तो ये वो असल रीज़न है कि ख्वाजा आसिफ इवन के मरियम नवाज़ जो जजों को धमकियां दे रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत इस वक्त जाते हुए नज़र आ चुकी है। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब समातें करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 जो मौजूद है, जो PTI दावा भी करती है कि 2/3 उनके पास है, मखसूस नशिस्तों को मिलाकर 225 नशिस्तें हैं और उन्होंने बहुत सारे सबूत पेश भी किए और एक बहुत बड़ा सबूत ये भी है कि लीगी जो रहनुमा हैं जो कि इस वक्त चुनतखब फार्म जाली फार्म 47 के ज़रिए पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो फार्म 45 सबमिट ही नहीं करवा रहे, क्योंकि उनके पास होंगे तो वो सबमिट करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन के पास जो हैं वो हैं ही कटिंग वाले फार्म 45। और फिर PTI को तो दीगर जो उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा था उन्होंने भी अपने फार्म 45 दिए के और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म्स के साथ मैच कर गए थे। तो असल सारा ये फड्डा था, इसी वजह से इस सारे को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अदलिया ये फैसला कर चुकी है कि मुदाखलत कबूल नहीं है और किसी किस्म का दबाव वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले देंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस डटे और 8 जजेस के बाद फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट, फिर अब लाहौर हाई कोर्ट और फिर लोअर जुडिशरी जिस तरीके से डटी और मुदाखलत के हवाले से अपने चीफ जस्टिस को आगाह कर रहे हैं, तो अदलिया इस वक्त डट चुकी है और यही इस वक्त इनके लिए मेन मुसीबत बन गई है कि अब तो आइन और कानून के मुताबिक अगर चीज़ें चलेंगी तो फिर जो हमारा पता है वो साफ है। तो एक तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आई है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, एडहाक जजिस का मामला। एडहाक जजिस का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो हुआ, चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा ने इसकी सरबराही की। सिर्फ एक जज जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, उन्होंने ये कहा था जी कि बिल्कुल वो एडहाक जज के तौर पर 1 साल के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं। तो उनकी जो मंजूरी की सिफारिश है वो कर दी गई है और उन्हें 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज के तौर पर तैनात किया जा रहा है। लेकिन बाकी जो 3 जजेस हैं उन्होंने इनकार कर दिया और ये भी मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब के लिए एक हजीमत भी है। और देखें ना कि 4 जजों के आपने नाम दिए, उनमें से 3 जज आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है और बहाना बनाकर जो भी हो मुख्तलिफ उन्होंने इनकार किया कि वो नहीं एडहाक जज के तौर पर कायम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि काजी साहब सिर्फ अपनी अक्सरियत चाहते हैं और अक्सरियत के बाद फिर वो क्या चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें उस तरफ जाएँ और फिर उसके बाद जो सारा प्लान था जी 2/3 अक्सरियत हुकूमत और चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन। जिन 3 जजों ने इनकार किया था इनमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मियाँ खेल, ये 3 जजेस थे। जस्टिस मियाँ खेल साहब के हवाले से अब ये सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लास्ट टाइम पर आकर इनकार किया है, यानी कि जुडिशल कमीशन का इजलास चल रहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था जी कि वो नहीं आना चाहते एडहाक जज के तौर पर। तो इसलिए जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसके एजेंडे में वो शामिल था, तो मंजूरी जब दी गई तो दोनों जजेस की मंजूरी दी गई। लेकिन मियाँ खेल साहब के हवाले से ये हतमी नहीं है कि वो एडहाक जज के तौर पर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो भी इनकार कर चुके हैं कि हम वो भी नहीं आना चाह रहे। लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पर उन्होंने इनकार किया तो तहरीरी तौर पर जाहिर सी बात है फिर जुडिशल कमीशन के पास चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए जो एजेंडे में शामिल था उसके मुताबिक उन्होंने जो मंजूरी है वो दी। तो ये दूसरी बड़ी मैं कहता हूँ कि शिकस्त भी है काजी साहब के लिए कि अपने ही जजेस ने उनके साथ काम करने से जो इनकार है वो कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इजलास हुआ, 3 बजे से लेकर तकरीबन कोई जो है वो 5 बजे तक ये जो इजलास था वो जारी रहा और फिर उसके बाद अब ये जो इजलास है वो ख़त्म हो गया और ये जो फाइनल फ़ैसला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हुए जी आपको एक और बड़ी ख़बर भी देता चलूँ जी कि चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब जो हैं नजम सेठी साहब जो कि ताकतवर हलकों के भी करीब हैं और ख़ुद साख्ता तर्जुमान अगर इनको कहा जाए तो शायद वो भी गलत ना होगा। बड़ा दावा इन्होंने एक कर दिया है और बड़ा दावा इन्होंने ये किया है जी कि वो ये कहते हैं कि मेरी इतलात के मुताबिक
جب مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا تو شہباز شریف کو فوری ہدایت دی گئی کہ فیصلہ چیلنج کریں اور پی ٹی آئی کو بین کریں۔ شہباز نے کابینہ اور نواز شریف کو بتائے بغیر عطا تارڑ کو تیار کیا اور پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس عطا تارڑ کی جانب سے وہ کی گئی۔ اب دیکھیں ایک پرائم منسٹر ہے، اس کے کٹ پتلی ہونے کا یا چنتخب ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ پی ایم کو کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ فیصلہ آ گیا، آپ فیصلہ چیلنج کریں اور پی ٹی آئی کو بین کر دیں، اور وہ کابینہ اور اپنی پارٹی کے لیڈر کو جو ہے وہ نہیں بتاتے اور اس کے بعد فوری طور پر امپلیمنٹ کر دیں۔ تو اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیوں شہباز شریف کو ہی بطور وزیر اعظم منتخب کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس نو نہیں ہے، ان کے پاس جی حضوری ہے اور یس سر جو ہے وہ یہ صرف کرتے ہیں۔ تو یہ جی نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے جو اطلاعات ہیں اپنی وہ شیئر کی گئی۔ اب دیکھیں مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا وہ کیسے بیک فائر ہوا۔ جب عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد پریشر بھی آیا اور پریشر کو یہ 24 گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی جانب سے پھر گفتگو کی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ حتمی نہیں ہے فیصلہ، اور ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، اور جو اتحادی ہیں ان کو بھی ابھی انہوں نے لوپ میں نہیں لیا۔ اور یہ بات انہوں نے تب کہی جب جو اتحادی تھے انہوں نے ان سے گلے کیے جی کہ، اور بلکہ انہوں نے ان سے علیحدگی کا اعلان کیا کھلے عام کہ بھئی ہمیں تو انہوں نے بتایا نہیں ہے، ہم اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہے ہی نہیں اور ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ہم سے انہوں نے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے، اور عطا تارڑ کو جس طریقے سے پھر ان کی جو پریس کانفرنس تھی تو وہ بھی یعنی کہ کسی کے حکم پر جو پریس کانفرنس تھی وہ کی گئی۔ تو یہ ان کی کل اوقات ہے، اور یہ جو ہے وہ مریم صاحبہ جو دھمکیاں دیتی ہیں ججوں کو، اور خواجہ آصف صاحب اس وقت جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے پیچھے ساری کہانی یہی ہے کہ اس وقت ان کو اپنی جو حکومت ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ عدلیہ ڈٹ گئی اور وہ آئین و قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں، جو ایک اصلاحاتی پیکج جو شاید ان کی بھی خواہش تھی اور حکومت بھی لانا چاہتی تھی، پہلے تو جو حاضر ججز تھے ان کی جانب سے انکار کیا گیا، اور اب جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کی جانب سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ حاضر سروس ججز یعنی کہ اصلاحات میں یہ بھی تھا نا کہ آپ کی ٹرم 3 سال کے لیے بڑھا دیں گے، یعنی کہ ججز کو پھر یہ وہ بینہ طور پر لالچ دی گئی کہ آپ جو ہے وہ اگر اس چیز 2/3 اکثریت ہمیں ملتی ہے اور ہم یہ ترمیم لے کر آتے ہیں تو آپ کی جو ٹرم ہے سپریم کورٹ میں وہ 3 سال بڑھ جائے گی۔ لیکن ججز کی جانب سے اس سے انکار کیا گیا، نہ صرف انکار بلکہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جو ایکسٹینشن تھی اس معاملے پر بھی ججز ڈٹ گئے۔ اور پھر ابھی جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ایون کہ یہ جو 4 ججز میں سے 3 ججوں نے ڈھاک جج کے طور پر انکار کیا نا، یہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بڑے قریبی ججز ہیں، اور قاضی صاحب نے تو ان کو یہ نام اسی وجہ سے دیے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انہی کی اپروچ اور سوچ کے ججز ہیں اور ان کو اکثریت مل جائے گی۔ تو پہلے اپنے حاضر سروس ججز اور پھر جو آپ کے ریٹائرڈ ججز ہیں ان کی جانب سے بھی قاضی صاحب کو جو انکار ہے وہ مل رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بتاتا چلوں، اس پر میں نے ڈیٹیل میں ایک ویلاگ کرنا بھی ہے، لیکن مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت شاید اپنا جو ذہنی توازن ہے، ہوش جو ہے وہ کھو بیٹھی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز سے عرض کرتی ہوں ملک کو چلنے دو، جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے، آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے، آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہ ڈائریکٹ جو دھمکیاں ہیں وہ دے رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو اور ان ججز کو کہ جنہوں نے جو یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا، اور جس طریقے سے جو عدلیہ ہے وہ ڈٹ گئی، اور اب تو لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ بھی ڈٹ گئی ہیں۔ تو اب یہ جو آئینی ہاتھوں والی انہوں نے بات کی ہے، ویسے تو اس کے اوپر بھی از خود نوٹس بنتا ہے، قاضی صاحب نے صحافیوں کے حوالے سے کچھ از خود نوٹس تو لیا تھا، اور پھر وہ معاملہ FIA میں بھی گیا تھا اور انکوائریاں بھی ہوئی تھیں، لیکن مریم نواز جو اسٹیج پہ کھڑی ہو کر جو براہ راست دھمکیاں دے رہی ہیں ججز کو، دیکھیں اب قاضی صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر از خود نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ خیر ابھی تک تو نہیں لیا گیا، تو میرا نہیں خیال کہ آگے چل کر وہ لیں گے۔ اب اس سے بڑی اور کیا ججز کے حوالے سے دھمکیاں ہو سکتی ہیں کہ آپ ججوں کو کہہ رہی ہیں جی کہ ہم آپ سے آئینی ہاتھوں سے جو ہے وہ نمٹیں گے، کیونکہ آپ ہماری مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں دے رہے۔ پھر اسی طرح سے خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی کہ آئین جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے، حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ تو یہ دھمکی خواجہ آصف بھی دے رہے ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ یعنی کہ ججز نے اگر ہماری پھر بات نہ سنی تو ہم کسی بھی حد تک حکومت کو بچانے کے لیے جائیں گے۔ آلریڈی آپ کسی بھی حد تک تو چلے گئے ہیں، اور اگر آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کیا واقعی اس ملک میں آئین و قانون مکمل طور پر بحال ہے، اور کیا واقعی اس ملک میں جو ہے وہ بظاہر تو سول جو مارشل لا ہے وہ نہیں لگا ہوا، اور بظاہر آپ کی مکمل
آپ مطلب ہے کہ اس سول مارشل میں پورے جو سہولت کار ہے وہ نہیں بنے ہوئے. تو بہرحال جی آئین کی آپ کیا بات کرتے ہیں. تو یہ جی کچھ آج کی اہم ترین تفصیلات تھیں. عدلیہ ڈٹ گئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ اب نیا رخ اختیار کر گئے ہیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.